Jai Hind, everyone. I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. आप सबको पता है कि हमने CAPF 2026 के पेपर 2 के लिए एक इनिशिएटिव लिया है इस चैनल पर। अभी तक हमने एक ही वीडियो अपलोड किया है फॉर एन ऐसे। अब ये दूसरा वीडियो होने वाला है एक आर्गुमेंट से रिलेटेड। ऐसे में आपका एक लॉजिकल फ्लो होता है, आप स्टार्ट करते हो और फिर आप एक अच्छे कंक्लूजन की तरफ लेकर जाते हो अपने ऐसे को और आपका ऐसे कंप्लीट हो जाता है। आर्गुमेंट में केस डिफरेंट होता है, यहाँ पर भी आपको इंट्रो लिखना होता है लेकिन काफ़ी छोटा सा। मेन जो होती है आपकी बॉडी वो होती है कि आपको आपका जो भी टॉपिक है उसके फॉर में लिखोगे, उसको सपोर्ट करते हुए लिखोगे, फिर आप उसके अगेंस्ट लिखोगे और फिर आपको कंक्लूजन लिखना होता है। अब यहाँ पर कई बार कन्फ्यूज़न ये भी होता है कि क्या हमने कोई एक पॉइंट लिख दिया है, उसी चीज़ को रिफ्यूट करते हुए क्या हम अगेंस्ट में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। और यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, अगेन आपको स्ट्रक्चर तो पता चलेगा ही कि आपका यहाँ पर आइडियल स्ट्रक्चर फॉर एन आर्गुमेंट क्या होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो आपको मिलने वाली है दैट इज़ कंटेंट। कंटेंट आपको जैसे के लिए ये एक टॉपिक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा सा टॉपिक है, दैट इज़ पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग सोशल एलीट इज़ इनकॉन्सिक्वेंशियल। अब इससे रिलेटेड आपको कंटेंट मिलने वाला है, आपको पता चलेगा कि जैसे आपको ये अगर टॉपिक मिल जाए या इससे मिलता जुलता टॉपिक मिल जाए। देखो, CAPF में क्या होता है कि टॉपिक्स एग्जैक्टली तो रिपीट नहीं होते हैं लेकिन कुछ ऐसी थीम है जो बार बार आती रहती हैं। एक तो पॉलिटिक्स वाली हो गई, दूसरी क्लाइमेट चेंज हो गई, तीसरी आपकी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई। तो इन सब चीज़ों पर हम कर लेंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर क्राइम हमने लास्ट टाइम किया था एक ऐसे। अब वहाँ से कुछ चीज़ें उठा करके आप अगली बार लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम करेंगे। एक हो गया आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट पर हमने अगर 4-5 टॉपिक कर लिए ना तो आपका मतलब पूरा हो गया काम, है ना। आपको एक दो टॉपिक वहाँ पर ज़रूर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम काम करेंगे। फिलहाल ये टॉपिक अपना हम समझते हैं और देखते हैं कि इस पर आप कैसे लिख सकते थे इन योर एग्ज़ाम। तो शुरू करते हैं। देखो, शुरू हम करेंगे ऐसे कि सबसे पहले समझते हैं अपने टॉपिक को। तो इसको पढ़ो। देखो क्या है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग सोशल एलीट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। अब यहाँ पर आपको तीन कीवर्ड्स मिल रहे होंगे। एक हो गया पॉलिटिकल अवेयरनेस, दूसरा हो गया सोशल एलीट और तीसरा हो गया इनकॉन्सिक्वेंशियल। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई पॉलिटिकल अवेयरनेस क्या होती है, किस चीज़ को आप कह सकते हो कि हाँ ये पॉलिटिकल अवेयरनेस है। सबसे पहले क्या होती है कि कोई इंसान अगर पॉलिटिकल सिस्टम को समझता है कि किस तरीके से मतलब यहाँ पर वोटिंग होती है, कौन यहाँ पर इलेक्ट होता है और कितने टाइम के लिए इलेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता हैं तो आप यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम को समझते हो। दूसरा हो गया कि आप यहाँ पर अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को समझते हो या नहीं, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। आप रोड पर गा रहे थे, आपको किसी ने बोला कि आप यहाँ पर नहीं गा सकते, आपको पता ही नहीं, आप चुप हो गए। लेकिन आप कह सकते हैं कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं गा सकता हूँ रोड पे। तो ये चीज़ अगर आपको पता ही नहीं है तो कई बार आपका सप्रेशन हो सकता है, आपको यहाँ पर एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। या फिर आप यहाँ पर कहीं पर भी कूड़ा कचरा फैला रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आपकी एक ड्यूटी है कि चीज़ों को साफ रखनी, पब्लिक स्पेसेस को। राइट, तो ये आपकी जो ड्यूटी है इससे आप अवेयर हो या नहीं। तीसरा, गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं। गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आती है, आपको पता ही नहीं कि आप इससे कैसे बेनिफिट कर सकते हो, या फिर आपकी इन्वायरमेंट में को कैसे खतरा हो सकता है इस पर्टिकुलर पॉलिसी की वजह से। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट लेकर के आती है पॉलिसीज़ के थ्रू, और उनसे आप यहाँ पर अवेयर हो या नहीं। फिर होता है आपका डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो होता है, मतलब कि आपका जो एमएलए है, आपका जो एमपी है आपके एरिया का, उसके पास कितने राइट्स हैं, क्या वो अपने राइट्स को मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता है या नहीं। इलेक्शंस आपके कब होने वाले हैं, कौन इलेक्शन यहाँ पर में पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, सोशल जस्टिस क्या होता है, गवर्नेंस की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें जब आपको पता होती हैं तब आप कह सकते हो कि हाँ यू हैव पॉलिटिकल अवेयरनेस। समझ में आ गया। अब इसके बाद में यहाँ पर आपका टर्म आया है दैट इज द सोशल इलीट। अब ये सोशल इलीट में कौन कौन आता है पता है। सोशल इलीट में यहाँ पर आती है एक टाइप की एजुकेटेड क्लास, जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्हें आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये सोशल इलीट का पार्ट है। सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं वो आपका यहाँ पर सोशल इलीट का पार्ट होते हैं। और आपका इंटेलेक्चुअल्स हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, पॉलिसी एक्सपर्ट्स हो गए, या फिर हम बात करें जैसे मीडिया पर्सनालिटीज़ होती हैं, एज और इन्फ्लुएंशियल कोई लोग होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं,
उन सबको आप कह सकते हो। और ज़्यादातर ये लोग अर्बन अपर क्लास के पीपल होते हैं, राइट। तो आप कह सकते हो कि ये लोग क्या होते हैं, ये लोग एक टाइप से सोशल इलीट का पार्ट होते हैं, राइट। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इनिशियली जो कांग्रेस फॉर्म हुई थी और जो भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुई थी, वहां पर केवल सोशल इलीट ही पार्टिसिपेट किया करते थे। 70 80 या 100 लोग आके बैठते थे और अपने जो डिस्कशंस वगैरह करते थे। इन लोगों के पास देखो पैसा होता है, एजुकेशन होती है, इन्फ्लुएंस होता है और सोशल रीच भी होती है। तो ऐसे लोग होते हैं, तो इन्हें हम कह सकते हैं सोशल इलीट। इनके अपोजिट कौन होता है, इनके अपोजिट होता है कॉमन मैन, राइट। इनके अपोजिट होता है कॉमन मैन। तो आप यहाँ पर समझ गए कि पॉलिटिकल अवेयरनेस क्या है, सोशल इलीट क्या है। अब ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल अवेयरनेस अगर केवल सोशल इलीट में है तो ये इनकॉन्सिक्वेंशियल है। इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट है, इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर ये पॉलिटिकल अवेयरनेस सोशल इलीट में है तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। आप इसको समझ सकते हो कि इनको ज़्यादा गवर्नेंस से लेना देना नहीं है, ऐसा ये टॉपिक मान के चल रहा है। इसलिए इनको ज़्यादा मतलब यहाँ पर फ़र्क पड़ने नहीं वाला कि कौन इलेक्शन में यहाँ पर जीत के आ रहा है, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो रही हैं, है ना। ऐसा कुछ कहने की कोशिश हो रही है। अब ये टॉपिक आप समझो, इसके यहाँ पर दो आपके साइड्स हो गई। एक तो हो गई कि पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो इलीट में अगर है तो ये देखो इनफ नहीं है। इनफ नहीं है क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो बिलोंग करती है कॉमन मैन को, ठीक है। कॉमन मैन मतलब यहाँ पर जो मतलब आप कह सकते हो जो मासेस होती हैं, इनको बिलोंग करती है ना। और दूसरी साइड ये हो सकती है, आप समझ लो कि ये आपकी साइड वन हो गई, और दूसरी साइड यहाँ पर ये हो गई, वो कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सोशल इलीट में हो, क्योंकि यही लोग आगे चल के क्या करते हैं, सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। और पॉलिसी मेकिंग को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो यहाँ पर सोशल इलीट में होनी चाहिए। और दूसरी साइड ये है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी तभी अच्छी चलती है जब यहाँ पर मासेस जो है, मतलब यहाँ पर रूरल पार्ट में भी अगर कोई इंसान रह रहा है तो उसे भी पता होना चाहिए कि उसका प्राइम मिनिस्टर इस समय कौन है और उसकी क्या आइडियोलॉजी है और वो किस तरीके से जो है गवर्नेंस कर रहा है। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपने टॉपिक को समझ लिया। अब इसके बाद हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आपका यहाँ पर इंट्रोडक्शन कैसे होता है। देखो इंट्रोडक्शन आपको बहुत छोटा यहाँ पर लिखना होता है, कम से कम 3 से 4 लाइन, बस आपको बस समझा देना है कि क्या है, विदाउट टेकिंग एनी साइड। यहाँ पर कोई भी साइड मत लेना, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि पॉलिटिकल अवेयरनेस इज इसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, एक टाइप की न्यूट्रल स्टेटमेंट हो गई। However, a debate exists whether political awareness limited only to the social elite has any real significance in a country where democratic strength depends upon mass participation and public opinion। बस इस चीज़ की यहाँ पर बात की गई है कि मतलब एक डिबेट है कि यार सोशल एलीट में ही ये लिमिटेड होती है अगर, ठीक है, तो इसका कोई इम्पैक्ट हुआ है आजकल, कोई भी सिग्निफिकेंस हुआ है। जहाँ पर हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो तो भाई डिपेंड करती है मास पार्टिसिपेशन पे, है ना, पब्लिक ओपिनियन पे, उसके अकॉर्डिंग। और वो लोग अवेयर ही नहीं है। इसको मैं बहुत ही अच्छे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे के लिए जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो पढ़े लिखे लोगों में है, ठीक है। उन्हें पता है कि फ्रीबीज वगैरह का यहाँ पर इम्पैक्ट क्या होने वाला है हमारी इकोनॉमी पर और सब चीज़ों पर। लेकिन जो मास पार्टिसिपेशन है, जो हमारे रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं और जो मतलब ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है, उसे पता ही नहीं कि भाई फ्रीबीज वगैरह का क्या नुकसान होता है क्या नहीं, राइट। तो अब उनको पता ही नहीं है। तो फिर क्या होता है, कई बार हम बहुत मतलब यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस होते हैं बहुत गलत डिसीजंस लेते हैं, जिससे यहाँ पर जो सोशल एलीट है, ठीक है, जिसे पता है नुकसान या फ़ायदे, अब वो लोग कुछ नहीं कर पाते। तो इन्फ्लुएंस तो ये लोग कर रहे हैं, है ना। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ है वो तो भाई इस तरीके से मतलब इस डायरेक्शन में जा रही होती है। तो यहाँ पर गलत डायरेक्शन में मतलब चीज़ें चली जाती हैं, समझ गए। तो ये चीज़ यहाँ पर कहने की कोशिश हो रही है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया, अब हम देखते हैं आर्गुमेंट्स फॉर। तो आर्गुमेंट्स फॉर में आपको कम से कम यहाँ से मतलब मैं कहूँगा कि 4 से 5 आपको पॉइंट्स लिखने होते हैं सपोर्ट में।
4 से 5 पॉइंट्स लिख देना सपोर्ट में और 4 से 5 पॉइंट्स लिख देना अगेंस्ट में। बस आपका यहाँ पर अच्छा आर्गुमेंट तैयार हो जाएगा। और ये जब भी आपने लिखना है ना, आप हमेशा हेडिंग में लिखोगे। एक हेडिंग डालना, जैसे कि लिए डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द मासेस। हम यहाँ पर फॉर में लिख रहे हैं, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि सोशल एलीट में अगर पॉलिटिकल अवेयरनेस होती है वो इनकॉन्सिक्वेंशियल होती है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई वहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं है उस चीज़ की। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो तो भाई मासेस पे डिपेंड करती है ना। तो आपने यहाँ पर 2-3 लाइन और लिख देनी है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए। कैसे? जैसे कि लिए इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम पॉलिटिकल पावर अल्टीमेटली लाइज विद ऑर्डिनरी सिटीजन्स। सही बात है। Therefore, awareness limited only to the social elite has little practical significance। बस यहाँ पर आपने एक दो लाइन लिख दी, ठीक है, आपने थोड़ा सा उस चीज़ को एक्सपैंड कर दिया, दैट्स इट। उसके बाद दूसरा काम आप यहाँ पर दूसरी हेडिंग डालेंगे, elite concerns are often disconnected from reality। अब ये चीज़ बताने की कोशिश हो रही है कि जो इलीट के जो कंसर्न्स होते हैं ना, वो कई बार रियलिटी से डिस्कनेक्ट करते हैं। क्यों? कैसे करते हैं? जैसे के लिए सोशल इलीट में फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल डिबेट्स, यहाँ पर आइडियोलॉजी डिस्कस की जाएगी, राइट, और बहुत बड़ी बड़ी बातें तो की जाएंगी, लेकिन यहाँ पर मतलब जी जो ग्राउंड लेवल की जो चीज़ें हैं ना, वो डिस्कस नहीं होंगी। कई बार सेमिनार्स कंडक्ट कराए जाएंगे, टीवी पैनल्स पर लोग बैठेंगे, है ना, इन सब चीज़ों पर करेंगे, लेकिन क्या वो लोग पॉवर्टी की बात करेंगे? क्या वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे? क्या वहाँ पर रूरल डिस्ट्रेस की बात होगी? मतलब आपके गांव में कोई रोड खराब है, क्या उसकी बात होगी? नहीं हो पाएगी कई बार, क्योंकि उनको कई बार नहीं पता होता इस सिचुएशन के बारे में, राइट। तीसरा यहाँ पर है लिमिटेड सोशल रिप्रेजेंटेशन। ये कहते हैं द इलीट कॉन्स्टिट्यूट ओनली अ स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बहुत ही छोटा सेक्शन होता है सोसाइटी का, और पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग देम अलोन कैन नॉट इंश्योर डेमोक्रेटिक सक्सेस और सोशल चेंज। मतलब ये लोग क्या करेंगे? ग्लोबल पॉलिटिक्स डिस्कस कर लेंगे, इंटेलेक्चुअल थ्योरीज डिस्कस कर लेंगे, ये सब तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर वो लोग बहुत जो ग्राउंड लेवल की जो चीज़ें हैं उन्हें डिस्कस नहीं कर पाएंगे, है ना। जो सोशल चेंज है उधर शायद ये लोग कम ध्यान दे पाएँ। समझ रहे हो? इसलिए ये चीज़ होती है। हम्म। फिर आगे दो और पॉइंट लिखे हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट भी होती है। अब सेल्फ इंटरेस्ट की यहाँ पर कैसे बात आई? देखो, पॉलिटिकली अवेयर जो इलीट्स होते हैं मे यूज देयर इन्फ्लुएंस टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक और सोशल प्रिविलेजेस। कई बार होता है ना, अब ये लोग क्या करेंगे, मान लिया इनकी बहुत बड़ी कोई इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं झारखंड में या फिर कहीं पर ऐसे एरियाज में, ठीक है, और वो एरिया जो है वल्नरेबल है, तो वो इस तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे कि उनका जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, उनकी जो चीज़ें हैं वो बची रहें, है ना। वो पब्लिक वेलफेयर के लिए शायद कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर दें अपने जो आइडियोलॉजी है उसको, और वो यहाँ पर काम करेंगे खुद के लिए। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है। फिर यहाँ पर आता है फिफ्थ पॉइंट, ग्रास रूट्स अवेयरनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट। ग्रास रूट्स की अवेयरनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रियल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस जो होती है वो तभी होती है जब आपके फार्मर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, विमेन हो गए, यूथ हो गए, ये लोग पॉलिटिकली कॉन्शियस होते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नेंस में। समझ गए? इसलिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सारे लोग जो हैं वो अवेयर होने चाहिए। अब मुझे कहीं न कहीं लगता है कि इसके फॉर में लिखना थोड़ा-सा ईज़ी था। अगेंस्ट में लिखना थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन मैं आपको अच्छे आर्गुमेंट्स देता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे आप यहाँ पर उसके अगेंस्ट में भी लिख सकते थे। अब आपको लिखना है कि सोशल एलीट में होना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कैसे? एलीट ग्रुप्स शेप पब्लिक ओपिनियन। देखो, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, एकेडमिशियंस होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल डिबेट्स को और हेल्प करते हैं इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस इन सोसाइटी, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब यहाँ पर आज़ादी की लड़ाई हमने शुरू करी तब भी यहाँ पर सोशल एलीट एक साथ आया, इंटेलेक्चुअल्स आए, जर्नलिस्ट आए और पढ़े लिखे लोग आए, जैसे दादा भाई नौरोजी हैं, उन्होंने ही अब ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या यहाँ पर आम आदमी दे पाता? नहीं दे पाता, उसे पता ही नहीं था। हालांकि वो पहुंचाया किसने? वो पहुंचाया तो उन्होंने ही ना, दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पर मतलब लोगों को समझाया कि ड्रेन ऑफ वेल्थ नाम की एक चीज़ होती है जो कि आपका बहुत बड़ा नुकसान कर रही है, तब लोगों तक ये बात पहुंची, है ना। इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको पहले पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर है लीडरशिप ऑफन इमर्जेस फ्रॉम एलीट सेक्शंस।
So many reformers and national leaders came from educated and politically aware backgrounds and contributed greatly to democracy. जैसे के लिए जवाहरलाल नेहरू हैं, या फिर हम बात करें मोहनदास करमचंद गांधी की, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सारे लोग पढ़े लिखे लोग थे। जैसे के लिए आपके बी आर अम्बेडकर हो गए, और दादा भाई नौरोजी हो गए, और जितने भी मतलब वो फिरोज शाह मेहता हो गए, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स आए थे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, वो भी काफ़ी पढ़े लिखे घर से आते थे, है ना। तो मतलब ऐसे लोग जो लोग होते हैं वही आगे चल के कई बार आपके जो लीडर्स हैं वो बनते हैं, है ना। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग और जो मतलब इलीट सेक्शन के लोग हैं वो पार्टिसिपेट जरूर करने चाहिए, है ना। फिर यहाँ पर है पॉलिसी मेकिंग रिक्वायर्स इन्फॉर्म्ड माइंड्स। अब पॉलिसी मेकिंग देखो तभी हो सकती है जब यहाँ पर इन्फॉर्म्ड और पढ़े लिखे या इंटेलेक्चुअल माइंड्स होते हैं, क्योंकि कई बार कॉम्प्लेक्स इशूज होते हैं जैसे इकोनॉमी में। अब आम आदमी तो कई बार बोलता है, आपने एक मीम देखी होगी, कह रहा है कि मतलब अम, कितनी कह रहा है कि 300 करोड़ यहाँ पर थे, सबको एक एक करोड़ दे देते, 145 करोड़ भारत की आबादी है, सबको एक एक करोड़ दे देते, ठीक है, भारत में कोई गरीब नहीं रहता। तो ऐसी बातें देखो यहाँ पर जो पॉलिटिकल जो मतलब अनइन्फॉर्म्ड माइंड्स है ना वही कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि वो मैथमेटिकली भी क्या ही था। सो कॉम्प्लेक्स इशूज सच एज इकोनॉमी, डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी रिक्वायर एजुकेटेड एंड पॉलिटिकली अवेयर इंडिविजुअल्स। अब आम आदमी तो कहेगा चलो ठीक है पाकिस्तान पे बम फेंक दो, ठीक है, लेकिन पढ़ा लिखा इंसान कहेगा भाई उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखो क्या हो सकते हैं। सो इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इशूज़ के लिए एजुकेटेड और पॉलिटिकली अवेयर इंडिविजुअल्स होने चाहिए। फिर हम चौथे पॉइंट में लिखते हैं कि इलीट अवेयरनेस स्ट्रेंथन्स अकाउंटेबिलिटी। देखो ये लोग अकाउंटेबल होते हैं। आम आदमी कई बार देखो आपने देखा होगा, जैसे के लिए मॉब या क्राउड में जब कोई काम होता है उसके लिए आप किसको यहाँ पर जिम्मेदार ठहराओगे, कोई नहीं बचता, है ना। आम आदमी तो आता है कई बार और अपना लड़ाई झगड़ा जो भी है करता है और उसके बाद निकल जाता है, तोड़ फोड़ मचाता है, निकल जाता है। किसके ऊपर आप जिम्मेदारी डालोगे। सो इलीट अवेयरनेस जो है ना वो स्ट्रेंथन करती है अकाउंटेबिलिटी को। सोशल एलिट्स ऑफन एक्सपोज करप्शन, ठीक है, क्वेश्चन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। अब आपने देखा होगा आजकल का एग्जांपल ले लो कि मान लिया जैसे गवर्नमेंट कई बार ऐसी पॉलिसीज लाती रहती है। आजकल हमने देखा जैसे के लिए कि इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट है, कोई जंगल काटा जा रहा है, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मतलब लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल ना रहे। जैसे के लिए अरावली का था एक इशू। ये चीज़ें स्टार्ट किसने करी? स्टार्ट तो भाई पढ़े लिखे लोगों ने करी थी ना, सोशल एलीट लोगों ने करी। मतलब उन्होंने समझा कि क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, उन्होंने समझाया फिर आम आदमी को, और फिर ये चीज़ यहाँ पर आई, समझ गए। तो ये चीज़ होती है। और फिर यहाँ पर है हिस्टोरिकल एविडेंस सपोर्ट्स देयर रोल। अब इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट देख लो, वाज लेड बाय पॉलिटिकली अवेयर लीडर्स हु मोबिलाइज्ड द मासेस एंड स्ट्रेंथेंड नेशनल कॉन्शियसनेस। देखो जो मतलब बाद में जो मास लीडर्स बने ना, जैसे के लिए बाल गंगाधर तिलक हैं, या फिर लाला लाजपत राय हैं, या फिर महात्मा गांधी हैं, ये लोग भी पढ़े लिखे थे। इन्होंने क्या किया, मोबिलाइज किया मासेस को। मतलब कि आप समझ लो कि मासेस का इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन मासेस को लाना ये जिम्मेदारी यहाँ पर कहीं ना कहीं सोशल एलीट की ही होती है। तो ये हमने देखा कि इस तरीके से आप यहाँ पर फॉर और अगेंस्ट में लिख सकते थे। बाकी कंक्लूजन अब आपका कैसा होना चाहिए, देखो अब आपने दोनों साइड्स लिख दी है ना, अब आप यहाँ पर बुद्धा के मार्ग पर जाएंगे। आपको यहाँ पर बैलेंस्ड ओपिनियन रखना है, बैलेंस्ड ओपिनियन आपका होना चाहिए। यहाँ पर आपको कोई भी लास्ट में साइड नहीं लेनी है। अब आपको कैसे लिखना है, पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द सोशल एलीट alone cannot sustain democracy as mass participation is equally essential। आपने बैलेंस कर दिया कि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। However, it cannot be called entirely inconsequential because socially influential groups play an important role in leadership, policy making, and public awareness। Therefore, a healthy democracy requires political consciousness among both the elite and the common people। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे बैलेंस कर दिया है। लास्ट में कहीं नहीं लग रहा है कि आपने कोई भी मतलब साइड ली है, और इस तरीके का आपका यहाँ पर आर्गुमेंट जो है वो दिखना चाहिए। अगली चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे के लिए यूपीएससी किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देती है। कई बार आपने यहाँ पर जो लिखी ना, इंपॉर्टेंट रोल इन लीडरशिप, कॉमा लगा के पॉलिसी मेकिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस। तो इस टाइप के जो कीवर्ड्स होते हैं ना, इनको जरूर लिखा करो।
इस तरीके से जब आप लिखते हो ना, तब यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से इम्पैक्ट आप बना पाते हो। समझ में आया? अब इसके लिए टाइम आपका कितना होना चाहिए? कम से कम आपको यहाँ पर तैयारी करनी होगी आज के टाइम पर कि आप एक आर्गुमेंट को अराउंड 15 मिनट्स में लिख पाओ। ऐसी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो आप कैसे कर सकते हो? आप कोई भी टॉपिक उठाओ, उस पर आप लिखना शुरू करो। तो यूपीएससी, आपको पता है कि यहाँ पर लिखना जानता है, जो यहाँ पर लिखेगा वो यहाँ पर क्रैक करेगा, राइट? वैसे के लिए हम सीएपीएफ की बात करें, यहाँ पर तो चलो ठीक है, मेंस की इम्पोर्टेंस है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है वहाँ पर आपने अच्छा स्कोर कर लिया, देन यू कैन क्रैक इट। अदरवाइज आप देख सकते हो कि आपके जो सीएससी वगैरह हो गए, वहाँ पर तो भाई लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज से ही लिखना शुरू कर दो, शाम को बैठ के एक आर्गुमेंट या एक ऐसे कुछ भी ऐसा लिखो, और उससे क्या होगा, आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, आपका ब्रेन जो है वो अच्छे से काम करेगा, है ना? बहुत सारे यहाँ पर फ़ायदे हैं जो आपके होने वाले हैं, और ओवरऑल आपका जो कंटेंट है वो अच्छे से रिवाइज होता है ना? तो ये सारी चीज़ें आप करना शुरू कर सकते हो। बाकी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपका कोई भी डाउट या फिर आपका कोई भी सजेशन है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं 9264922851 पर। मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, और मिलते हैं अगले वीडियोस में। एंड टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।